उत्तराखंड के लिए मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सोमवार को हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए। एक साथ 5 बेटों की शहादत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाबाजों की मौत पर शोक व्यक्त किया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया था। हाई अलर्ट और हमले के इनपुट के बीच जम्मू कश्मीर में ये एक महीने में सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस आतंकी हमले में कीर्तिनगर ब्लॉक थाती डागर निवासी राइफलमैन आदर्श नेगी, रुद्रप्रयाग निवासी नायब सूबेदार आनंद सिंह, लैंसडाउन निवासी हवलदार कमल सिंह, टिहरी गढ़वाल निवासी नायक विनोद सिंह और रिखणी खाल निवासी राइफलमैन अनुज नेगी शहीद हुए हैं। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि है और आज हमारे 5 वीर जवानों के शहीद होने की सूचना मिली है, जो बहुत ही कष्टकारी है, दुखद है। लेकिन हमारे 5 जवान जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के लिए, उनका बलिदान बेकार नहीं जाएगा और पूरा राष्ट्र उनको याद करेगा। निश्चित रूप से हमारे इन वीर जवानों का बदला लिया जाएगा। आतंकवाद का सफाया होगा, अलगाववाद का सफाया होगा, विघटनकारी शक्तियों को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। ऐसे समय में मैं जिन परिवारों ने अपने बेटों को, अपने पारिवारिक जनों को खोया है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को भगवान इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे, उनको साहस प्रदान करे। हम सब, पूरा उत्तराखंड, पूरा देश उन वीर जवान शहीद परिवारों के साथ है, हर प्रकार से साथ है। इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनको, दिवंगत आत्माओं को, उन वीर जवानों को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। सर, आपने परिवारों से भी बात की है अभी? निश्चित रूप से बहुत दुखद है और ऐसे समय में हम परिवारजनों के साथ खड़े हैं, हमारे परिवार के हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी शहादत दी है वो संपूर्ण देश के लिए दी है, संपूर्ण देश की रक्षा के लिए दी है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रायबरेली से बड़ी खबर की, जहां पर भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे राहुल गांधी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंचे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। शहीद अंशुमन सिंह के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां सांसद राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे। भुएमऊ गेस्ट हाउस वो पहुंचे हैं, जहां पर न सिर्फ वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे बल्कि शहीद के परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। शहीद अंशुमन सिंह के परिजनों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। असद खान हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। असद, राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और क्या कुछ उनका यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है? बिल्कुल दिव्या, देखिए, राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा है और तकरीब 11:15 बजे राहुल गांधी भुएमऊ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और वहीं जो वकीलों का डेलीगेशन है और जो डॉक्टर हैं या व्यापारीगण हैं, सभी से मुलाकात करेंगे और एक आधिकारिक जो है वो भी बैठक लेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जी, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि जो शहीद के परिजन हैं उनसे भी मुलाकात करने पहुंचेंगे। बिल्कुल, शहीद के परिजन हैं, उनसे सबसे पहले उनसे मुलाकात करेंगे और परिजनों के साथ बात भी करेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है और बैठक के बाद आगे का जो शेड्यूल है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है और ना ही मीडिया को उस चीज की जानकारी दी गई है। फिलहाल भुएमऊ गेस्ट हाउस में राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और शहीद के परिजनों से मुलाकात करने के बाद वो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक करने के बाद जो व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, जो व्यापारी नेता हैं या वकील हैं या डॉक्टर हैं, उनके साथ वो बैठक करने के बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। अच्छा, असद, सांसद बनने के बाद किस तरीके का माहौल है? क्योंकि ये रायबरेली जो है वो कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट रही है। पहले सोनिया गांधी यहाँ से सांसद थी, अब राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं। किस तरीके का माहौल है लोगों में और खासतौर पर कार्यकर्ताओं में? बिल्कुल, देखिए, उत्साह का माहौल है और रायबरेली में जैसे पहले कहा जाता था कि गांधी परिवार से सर्टिफिकेट लेने आता है, उसको कहीं ना कहीं से जवाब देते हुए राहुल गांधी ने का ये दूसरा दौरा लगा है और दूसरे दौरे
जीत के बाद का ये दूसरा दौरा है और तो करीब जो कार्यकर्ता हैं या जो भी नेतागण जो बाहर से लोग आए हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो विपक्षियों की बोलती जरूर यहाँ पर बंद की है, जो कहते नजर आते थे कि रायबरेली से उनका नाता जरूर है, वहाँ से चुनाव जीतते हैं लेकिन वो यहाँ आते नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको जवाब देने का काम राहुल गांधी ने जरूर किया है। जी असद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे कानपुर से बड़ी खबर की, जहां इरफान सोलंकी पर दर्ज दूसरे मामले की जांच अब ईडी करने वाली है। ये बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले की जांच ईडी करेगी। 2022 में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था, पहले से ही जांच में भी ये मामला शामिल किया गया था और फिलहाल जेल में बंद हैं पूर्व सपा के विधायक इरफान सोलंकी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से, जहां पर पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और मामले में जो जांच है वो अब ईडी करने वाली है। जमीन पर अवैध कब्जे का ये मामला है जिसकी जांच ईडी को सौंप दी गई है। 2022 में एक व्यक्ति ने मामला दर्ज कराया था और जो पहले से मामले चल रहे थे जिनकी जांच की जा रही थी उसमें ये मामला शामिल किया गया। फिलहाल जो है विधायक इरफान सोलंकी जेल में बंद है। इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इब्ने, लगातार इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, एक दूसरा मामला है जिसकी अब जांच ईडी को सौंप दी गई है, क्या पूरी जानकारी है मामले को लेकर? जी हाँ दिव्या, बिल्कुल आपने सही कहा कि इरफान सोलंकी जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे उनकी जो है मुश्किलें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले तो वो उनके ऊपर जो आगजनी का मामला चल रहा था जिसमें तारीख पे तारीख पड़ती रही और आखिर तारीखों के बाद जो है उनको जो है सजा होती है और 7 साल की सजा होती है और 7 साल की सजा होने का मतलब ये कि उनकी विधायकी भी चली जाती है। चुनाव की यहाँ पे तैयारियां हो रही होती हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसे ही सूत्रों द्वारा ज्ञात हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो इरफान सोलंकी पर फिर से एक और मामला जो है खुल के सामने आ गया है। ये मामला जो है 2022 में दुर्ग बिहार के विमल कुमार ने जाजमऊ थाने में दर्ज कराया था। तो उस ये जमीन का मामला है क्योंकि आरोप उनके ऊपर ये लगाया गया था कि इरफान ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा किया है। तो अब इस मामले की जांच भी जो है वो ईडी करेगी। तो जाहिर सी बात है ईडी जब इसकी जांच करेगी तो इसमें और इनको मुश्किलें बढ़ेंगी और इनको दिक्कतें पैदा होंगी। जबकि आपको बता दूं कि इरफान सोलंकी के वकील ने जो है हाईकोर्ट में जो है जमानत याचिका भी दायर कर रखी है, मगर अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो अब देखना यह है कि जिस तरीके से इरफान सोलंकी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे कि सोचा जा रहा था कि अब तो सजा हो गई है और सजा होने के बाद अब मामला थम जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मामला थमा नहीं, एक नया मामला निकल के सामने आया जिसकी जांच ईडी करेगी। जी अच्छा इब्ने, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो जमीन कब्जे का मामला है इसकी जांच भी अन्य मामलों के साथ ही चल रही थी, लेकिन अब इसकी ईडी जांच करने वाली है। आखिर वजह क्या है कि ये मामला उतना तूल तब नहीं पकड़ा था, उसकी जांच अलग से नहीं करवाई जा रही थी? जी देखिए, जो शिकायत करता था उसने शिकायत करी थी और ये उसके साथ साथ ये सारे मामले चल रहे थे। एक मामला आगजनी का खाली नहीं चल रहा था। लेकिन अगर बात की जाए एमपी एमएलए कोर्ट की, तो एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है मतलब अपना सारा फोकस जो है वो आगजनी मामले के ऊपर कर रखा था और उसी की अधिकतर सुनवाई होती रही। बाकी मामलों की जो है कोई खास सुनवाई नहीं चली और उसी मामले में आगजनी मामले में ही देखा है सभी ने कि उसी में ही उसको सजा भी दी गई है। और सजा होने के बाद जो है तो ये जो शिकायत करता था इसने इस बात के लिए वहां से दोबारा फिर से अपनी आवाज को वहां बुलंद किया। उसने कहा था तो क्योंकि ये जमीन का मामला और जमीन का मामला आप समझ सकते हैं कि जमीन का छोटा मोटा होता नहीं है और करोड़ों की जमीन होती है। तो इस वजह से उसने इस बात को जो है आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के बाद इस पर जो है अब वो तय किया गया कि इस जमीन का जो मामला था, जो कब्जाने का मामला है, अपने साथियों के साथ इरफान सोलंकी ने तो उस जमीन को कब्जाया है जैसा कि उसका आरोप है विमल कुमार का। तो अब इस मामले को इसी वजह से ईडी को दिया गया है ताकि ईडी इसकी जांच करे और जांच करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। अच्छा इब्ने, जब पहले मामला चल रहा था, जो आगजनी वाला मामला था, लगातार इरफान सोलंकी के जो बयान आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि हमें न्याय पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है, न्याय होगा। लेकिन जो सजा सुनाई गई उसके बाद अब ये दूसरा मामला खुलकर सामने आया है। अब क्या वर्जन है इरफान सोलंकी के या उनके वकीलों के और क्या आगे की कार्रवाइयां चलने वाली हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि विधायक जो थे यहाँ के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी वो तो महाराजगंज जेल में बंद है और उनका भाई जो रिजवान सोलंकी थे वो भी जेल में बंद है। तो अब कोई तारीख
तो आया नहीं जिनसे बात की जा सके। हाँ, उनके वकील से जरूर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन अभी उनके वकील से कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि कानपुर कोर्ट में भी यहाँ पर हड़ताल चल रही थी एक मामले को लेकर, जिससे अधिवक्ता दोबारा उसको गई है, और जैसे ही उनका सामने कोई भी वजह है तो वो भी हम लोग दर्शकों को पेश करेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करेंगे ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर की, जहां लगातार झमाझम बारिश देखने को मिली। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं। बारिश ने प्राधिकरण की पोल खोल कर रख दी है। तिलपता गांव में पानी भर गया है। पहली बारिश में ही प्राधिकरण के इंतजाम फेल साबित हुए हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में प्राधिकरण के किए हुए तमाम व्यवस्थाएं, तमाम दावे जो उन्होंने किए थे वो सब फेल साबित हुए हैं, क्योंकि जो झमाझम बारिश ग्रेटर नोएडा में हुई है उसने प्राधिकरण की पोल खोल कर रख दी है। तिलपता गांव में पानी भर गया है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जहां पर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है, नजर नहीं आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि जो वादे दावे किए जाते हैं प्रशासन की ओर से, आखिर उनमें कितनी सच्चाई है, ये बारिश के बाद पता चल जाता है। गौरव गौड़ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है तिलपता गांव की, जहां पानी भरा है, और ग्रेटर नोएडा के कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राधिकरण की व्यवस्थाएं फेल साबित हुई हैं? मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जो नोएडा प्राधिकरण है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यमुना प्राधिकरण है, वही विकास का कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई नगर निगम नहीं है। तो इसी वजह से इन्हीं प्राधिकरण के ऊपर जिम्मेदारी है, शहर हो चाहे गांव हो उसकी। मगर मैं आपको बता दूं कि आज जिस तरीके से सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, उसके बाद आज जो तिलपता गाँव, आप छोड़िए उस चीज को, हम भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, तिलपता क्या हो, मकौड़ा गांव है, जुनपत है, यहाँ पर कई गांव हैं ऐसे जहां पर पानी भर चुका है, निकासी का कोई सुविधा नहीं है। प्राधिकरण की पहली ही ये बारिश में अब ये दावे पूरे पोल खोल चुके हैं। जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरीके से लोग वहां पे परेशान हो रहे हैं। बाइक वाले वहां पे परेशान हैं कि आखिरकार रोड है तो है कहाँ, गड्ढे हैं तो है कहाँ, कहीं सीवर खुले हुए हैं, कहीं गड्ढे हो रखे हैं। तो देखिए कोई ना कहीं किसी न किसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरीके से प्राधिकरण दावे कर रहा था, हमने करीबन 80 करोड़ का बजट बनाया है। 80 करोड़ का बजट बनाने के बाद हम लोग पूरे गांवों का विकास कर रहे हैं। तो इस बारिश ने उनके दावों की पूरी पोल खोल दी है कि 80 करोड़ वो केवल कागजों में थे, वो सड़कों पे नहीं थे। जी, आखिर मॉनिटरिंग प्राधिकरण की कर कौन रहा है? क्योंकि मॉनसून से पहले ये कहा जाता है, प्रशासन को साफ हिदायत दी जाती है, और मुख्यमंत्री ने भी ये कहा था कि किसी भी प्रकार की समस्या लोगों को नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री की भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है कि कागज में 80 करोड़ और जमीन पर जो है गड्ढे और तालाब में तब्दील हुई सड़क है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, यहाँ पर डेली कोई ना कोई एक नया बड़ा खुलासा होता है। करीबन 250 करोड़ का घोटाला, कभी 1000 करोड़ का घोटाला। तो 80 करोड़ तो बहुत छोटी बात की जाए। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो, मगर इन प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं उठता है। ना ही इनके लिए कोई मुख्यमंत्री है, ना ही इनके लिए कोई उप मुख्यमंत्री है, ना ही इनके लिए कोई प्रधानमंत्री है। जब मुख्यमंत्री यहाँ के दौरे के लिए चलते हैं, जब सड़कें बन जाती हैं, उसके बाद चाहे वो टूटे, चाहे उसमें गड्ढे हों, चाहे सिविल लाइन टूटे, आम जनता परेशान है। इससे बिल्कुल साफ पता लगता है देवा, कहीं ना कहीं करप्शन लाभ भरपूर हो रहा है। 80 करोड़ वो जो बताए गए थे आपसे कुछ ही दिन पहले, करीबन आपको मैं बता दूं 28 तारीख को, पिछली 28 तारीख को ही बोर्ड मीटिंग हुई थी। बोर्ड मीटिंग के बाद उसमें एजेंडा तय हुए थे। एजेंडा तय होने के बाद 80 करोड़ रुपए केवल इसलिए पास की गए थे कि सड़कों को मरम्मत की जाएगी, जो सिविल लाइन खुले हुए हैं उन्हें बंद किया जाएगा। मगर देखिए इस बारिश ने इनकी पोल खोल दी है। 80 करोड़ केवल कागजों में है, सड़कों पर 80 रुपए भी नहीं है। जी अच्छा, यहाँ पर क्या प्राधिकरण के अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई है? क्या वो इस बात की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं कि अगर कोई घटना दुर्घटना लोगों के साथ होती है, आम जनमानस की होती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी प्राधिकरण की होगी? देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी मीडिया इनसे बात करने की कोशिश करती है, चाहे वो हम हो, चाहे वो कोई
बड़ा चैनल हो, चाहे वो कोई बड़ी संस्थान हो, ये लोग मुंह फेर देते हैं, कहते हैं मीडिया से हम लोगों को बात ही नहीं करनी है, आप जाइए डीएम से बात कीजिए, आप जाइए आप कमिश्नर से बात कीजिए। कमिश्नर, पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कर सकता है? पुलिस प्रशासन तो कहता है कि हम केवल आपकी सुरक्षा के लिए हैं, जो आपका विकास कार्य है वो प्राधिकरण देख रहा है। देखिए कहीं ना कहीं इन अधिकारियों को कोई भी चिंता नहीं है, अपनी जेबें भरनी है। दिव्या, मैं आज आपको एक आपके थ्रू, अपने हमारे चैनल के थ्रू एक माध्यम से मैं ये बता सकता हूँ कि जो प्राधिकरण के अंदर एक चपरासी है, उसका भी मकान 100 करोड़ रुपए से ऊपर का बन चुका है। इस तरीके का करप्शन हो चुका है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अंदर। और देखिए कहीं ना कहीं इन दावों को बिल्कुल पोल खुल रहा है कि 80 करोड़ हो, चाहे 180 करोड़ हो, चाहे 280 करोड़ हो, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल करप्शन है। इनके कान पे जू नहीं रेंगती है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कोई हो। मुख्यमंत्री जब आएंगे विकास होगा, मुख्यमंत्री जब जाएंगे तो विकास नहीं होगा। जी बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं लखनऊ में भी हुई बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। जरा सी बारिश होने से जोन 1 के गोलागंज के हैदर मिर्जा रोड और नर्सिंग होम के सामने जलभराव हो गया है, जिससे अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को आने जाने में परेशानी हो रही है। नालियां चौक होने की वजह से अस्पताल के सामने सड़क पर पानी भर गया है। खबर लखनऊ से है, जहां बीकेटी क्षेत्र के नगर पंचायत अध्यक्ष गणेश रावत ने तहसील परिसर में शांतिपूर्ण धरना दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने बरखुरिया तालाब में जल भराव से निजात दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। इस तालाब की वजह से जल निकासी में काफी बाधाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने बीकेटी एसडीएम को ज्ञापन देते हुए 3 दिन में कार्य करने की अनुमति मांग की है। साथ ही तय समय में अनुमति न मिलने पर बड़े धरने की भी चेतावनी दी है। तुम्हारी तानाशाही और एयरफोर्स ने पहले परमिशन दी, उसके बाद पाइपलाइन डालने का काम शुरू किया गया था। जब 80% काम पूरा हो गया तो एयरफोर्स ने परमिशन निरस्त कर दी। जो कल बरसात हुई है, इतना पानी भरा है कि जो बच्चियां स्कूटी से, महिलाएं स्कूटी से निकलना चाहती हैं तो स्कूटी उनकी डूब जा रही है। इस कारण जो भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, उसी को लेकर प्रशासन को पहले से अवगत कराया गया था। कानपुर के चौबेपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जहां चोरों ने एक बार फिर गल्ला गोदामों को अपना निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने दीवार काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, फिर उसके बाद नई दीवार भी बना डाली। चोर गोदाम से 6 बोरी मूंग और 9 बोरी उड़द की दाल लेकर फरार हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की गश्त न होने की वजह से आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। गोदाम से उड़द और मूंग की चोरी हुई है, जिसमें 9 बोरी उड़द था और 6 बोरी मूंग थी। लगभग कितने लाख की चोरी हुई होगी? ये मान के चलिए आप 1 लाख का माल है हमारा। अच्छा, गोदाम में कोई कैमरे वैमरे कोई कुछ नहीं? कोई कैमरे नहीं है। इससे पहले आपके बगल में वहीं चोरी हुई थी, तो क्या लगता है पुलिस यहाँ गश्त नहीं करती क्या? नहीं करती पुलिस, कोई कार्रवाई नहीं कर रही पुलिस पुलिस केवल आश्वासन दे के चली जाती है हम लोगों को कि हम रखेंगे। 1-2 बार बोला कि भेजेंगे गश्त के लिए, आज तक पुलिस ने किसी भी कार्रवाई नहीं की। एक बार हमारी दुकान में और चोरी हो चुकी है, फिर भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मऊ के घोसी थाना क्षेत्र में बेटी को बचाने गए पिता और बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 8/7/2024 को थाना घोसी में सूचना प्राप्त हुई कि सना पुत्री फैजुल हसन व उसके पिता फैजुल हसन पुत्र स्वर्गीय जफर लड़की सना की कान की इलाज कराकर लौट रहे थे। लड़की आगे आगे चल रही थी, रेलवे ट्रैक पर पहुंची। अचानक ट्रेन को आता देख करके उसका पिता फैजुल हसन भी उसको बचाने दौड़ा। दोनों ही ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसकी कटकर मौके पर ही मृत्यु हो गई।
इस सूचना पर थाना घोसी द्वारा दोनों शवों का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर बलिया से है, जहां रसड़ा कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत उत्तर पट्टी मोहल्ला में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बीच बचाव करने गई अधेड़ उम्र की महिला पर युवक ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बाइक से जा रहे थे सामान लेने के लिए, तो बाइक रुकवा कर जबरदस्ती हमसे बदतमीजी कर रहा था बड़ा वाला। फिर वो छोटे भाई को अपने डायरेक्टली फ़ोन कर दिया था पहले ही से। फिर वो दूसरा भाई आया तो डायरेक्ट हमको पहले ही कपार पे पहले मारे उन लोग। पहले छोटा वाला मारा, फिर बड़े वाले ने पकड़ के मुझे लौटा कर नाली वाली में पूरा लौटा दिए थे। और फिर दोनों बेल्ट से पूरा मार रहे थे, मुँह पर पूरा मार होती है। ये सब क्या तो मारे हैं, पीठ उठ पे सब बेल्ट रोड से मारे हैं। दो पक्षों के बीच में मारपीट हो रही थी, जिसमें बीच बचाव के क्रम में रमावती नाम की महिला आई, जिनसे मारपीट में महिला को गंभीर चोट लग गई। इलाज के लिए ले जाते समय महिला की मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस प्रकरण में द्वितीय पक्ष को भी चोटें आई थी। उनके परिवारजन द्वारा जो तहरीर दी गई उसके आधार पे उनका भी एफआईआर पंजीकृत किया जा रहा है। प्रकरण से संबंधित अभियुक्तों को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था है। आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके संबंध में। अब बात करेंगे औरैया से खबर की, जहां अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी ऑल्टो कार में कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। मध्यरात्रि लगभग 1:30 बजे NH 19 पर ML ढाबा के पास सड़क किनारे अल्टो खड़ी थी। यहाँ लोग बात कर रहे थे बाहर खड़े होके, जिसमें एक कंटेनर से आकर टकरा गए। कंटेनर को पकड़ लिया गया है, चालक गिरफ्तार रहे, जिसमें मौके पर राघवेंद्र पुत्र नवाब सिंह गुजर उम्र 55 वर्ष व पप्पू निवासी महुआ उम्र 35 वर्ष सूड़ा थाना भरे की मृत्यु हो गई है, जिन्हें CSC लेकर पंचायतनामा भरकर मोर्चरी भेजा गया है। व लालजी पुत्र गोविंद निवासी अजीतमल उम्र करीब 35 वर्ष घायल हो गए हैं, जो सैफई रेफर किए गए हैं। ये सभी लोग ग्वालियर से आई बारात में अरविंद पुत्र रूप सिंह निवासी पहलन थाना भरे इटावा की लड़की की शादी में सम्मिलित होने जा रहे थे। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या